नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। राज्य में होने वाले आगामी निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अभी से ही अपनी जीत का दावा भी शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी निकायों में बीजेपी की जीत होगी। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में कई विकास के कार्य किए हैं। हम केवल देहरादून नगर निगम को प्रचंड बहुमत के साथ जीतने का दावा नहीं कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश भर की प्रत्येक निकाय और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत को जीतने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, दोनों जगह सरकार हमारी है। केंद्र और प्रदेश की विकास की योजनाओं को आम जनता तक, शहरी क्षेत्र के हर व्यक्ति तक पहुंचे, उसका लाभ मिले, इसके लिए उत्तराखंड की जनता डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगाने वाली है। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस का जो अनर्गल प्रचार है, जो जिस तरह से झूठा प्रचार हमेशा करते हैं, उस पर भी कड़ा जवाब आम जनता देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने इस बार महिलाओं के लिए आरक्षित 34 सीटों के साथ साथ 10 सामान्य सीटों पर भी महिला उम्मीदवारों पर दांव चला है। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी ने मातृशक्ति पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर बराबरी का अधिकार देने का काम किया है। सरकार ने भी हमारी आरक्षित सीटों के अलावा भी महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और वही संकल्प पूरा करने के लिए उत्तराखंड के अंदर भी नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको मान और सम्मान और बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर के इतिहास रचने का काम किया, उसी प्रकार से राज्य में भी उत्तराखंड के, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव है तो यहाँ पर भी संगठन ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी सीटें आरक्षित थी उनके अलावा जो अतिरिक्त टिकट देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इससे हमारी महिलाएं और आगे बढ़ने का काम करेंगी, इस उत्तराखंड को चौमुखी और विकास देने का काम करेंगी, क्योंकि महिलाओं के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी मात्र शक्ति है जो घर को भी संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा जताया है और महिलाएं दोनों तरफ से अपना काम करके लोगों के बीच में अपनी प्रतिभा का लोहा बना करके इतिहास रचने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि मातृ शक्ति को आगे बढ़ाने का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही सराहनीय कदम है। पूर्व कांग्रेस राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह कदम चुनाव के लिए समय पार्टी के समय झटका माना जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पार्टी नेतृत्व की कार्यप्रणाली और टिकट बंटवारे पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस ने कई जगह रॉकेट कैंडिडेट को उतार दिया है, जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का अपमान है। वहीं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने बिट्टू कर्नाटक के इस्तीफे पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मैंने मन नहीं बनाया है। मैंने पार्टी के अपने समस्त दायित्वों से, जिसमें मेरे पास वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व था और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। कल मैंने माननीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि करण महाराज जी से मुलाकात की और अपने वरिष्ठतम नेता आदरणीय हरीश रावत जी से मुलाकात की, उनको इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने का मुख्य कारण है कि आज पार्टी पदभ्रमित हो चुकी है। हमारी पार्टी अपने पद से भ्रमित होकर ऐसे कृत्य कर रही है जो कार्यकर्ताओं के हित में नहीं थे। मैंने लगातार इस बात को अल्मोड़ा से पार्टी फोरम में भी उठाने का काम किया और अपने सम्मानित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं के सम्मुख भी इस बात को उठाया कि पार्टी जो भी कार्य करे वो सोच समझ के हो।
हरीश रावत जी से पूछिए कि बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस क्यों छोड़ी है, क्योंकि बिट्टू कर्नाटक माननीय हरीश रावत जी के बहुत करीबी लोगों में से एक है। और मैं तो यहाँ कहूंगा कि बिट्टू कर्नाटक तो माननीय हरीश रावत जी के दत्तक पुत्र हैं। ये बात हरीश रावत जी से पूछी जानी चाहिए, क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्या कारण ऐसे थे, इसका जवाब हरीश रावत जी से पूछिएगा। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिषद की कांग्रेस की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मंजू भंडारी के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी। मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं का सरकारी मशीनरी और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार कर रहे हैं। शुभकामना है और चुनाव का बिल्कुल बच गया है। अब उसी चुनाव के तहत जो आज हमारी उम्मीदवार अध्यक्ष पद की है मंजू भंडारी, और जो हमारे कुंडली वार्ड से जो सदस्य हैं दर्शन रावत जी, वो भी साथ में चल रहे हैं और सबकी बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, शायद आपके संज्ञान में है कि नहीं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कल मैं लाइब्रेरी में था तो एक गाड़ी घूम रही थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना चालू हो गई है, 31 दिसंबर तक जो है आप अपने आवेदन करें और 2.5 लाख रुपए। मैंने यूओ को फोन किया कि जब आचार संहिता पूरे प्रदेश में लगी है तो सरकार की योजना को कैसे आप प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मेरे को मालूम नहीं है, मैं इमीडिएट अभी बंद करता हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जिनकी सरकार है, उनकी सरकार के जो नुमाइंदे मसूरी में हैं, जो बहुत बड़े नेता अपने आप को समझते हैं, वो फेसबुक और व्हाट्सएप में जो है 2.5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं कि आवास योजना में। ये सीधा सीधा चुनाव का उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है। हम कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की पार्टी के लोग, हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी रस्साकसी चल रही है, जिसे लेकर दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद कुंजवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टिकट के चयन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। वहीं हल्द्वानी नगर निगम में मेयर की सीट पर कांग्रेस अपना जीत का परचम लहराएगी। नगर निगम हल्द्वानी हम सबके लिए भी चुनौती का विषय बना हुआ है, सबकी प्रतिष्ठा का सवाल भी है। बहुत अधिक मतों से हम इसको जीतने वाले हैं। जिस प्रकार का उत्साह आपने कल नामांकन में गजराज जी के देखा, क्योंकि गजराज जी एक ज़मीनी कार्यकर्ता थे और बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, किसान मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे, किसान नेता रहे, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। छात्र राजनीति से लेकर आज तक उन्होंने लगातार काम किया है और बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे थे। इस समय पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। हम केंद्रीय नेतृत्व का, विशेषकर अपने प्रांत के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करते हैं। प्रहलाद जोशी जी का एक बहुत बड़ा सफर रहा है राजनीति में, छात्र नेता से लेकर के आज तक। और आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया, इसके लिए मैं पार्टी का भी आभारी हूँ। और मैं अपने हल्द्वानी नगर निगम के सभी कांग्रेस साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इनके चयन के लिए बहुत बड़ा सहयोग मुझे देने का काम किया। कांग्रेस मेयर पद के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने अपना नामांकन पर्चा भरने के बाद जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू कर दिया है। वहीं जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान विशाल जन रैली भी निकाली गई, जिसमें वीरेंद्र पोखरियाल का स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और जिताने की भी बात कही। के बाद कांग्रेस के द्वारा अपनी रैली निकाली जा रही है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वही रैली और प्रचार प्रसार में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। जहाँ मेयर पद के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल है, उनके साथ समस्त महानगर कांग्रेस के लोग मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। आप देख रहे हैं किस तरीके से वीरेंद्र पोखरियाल का नारा लग रहा है, वीरेंद्र पोखरियाल जिंदाबाद। भाजपा और कांटे में
और कांग्रेस में ये कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि वीरेंद्र पोखरियाल लगातार सुबह से ही अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि वीरेंद्र पोखरियाल छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और दूसरी बात, इनके साथ जो है तमाम आप देख रहे हैं जनता, किस प्रकार से महिला भी दिख रही है। यहाँ पर पीछे कितनी भीड़, बड़ी संख्या में तादाद में भीड़ है और कांग्रेस का ध्वज दिख रहा है। दूसरी आप महिलाओं के विषय में देखें कि महिला किस प्रकार से यहाँ पर दिखते जा रही है। करीब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। आइए हम बात करते हैं वीरेंद्र पोखरियाल से कि अपार जन समर्थन के बावजूद यहाँ पर किस प्रकार से इनको मिल रहा है। सब यहाँ आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है, किस प्रकार से आप अपना दावा कर रहे हैं? ये जो है उत्साह है, ये कांग्रेस का उत्साह है। और आज सुबह मैं डीएवी कॉलेज में गया था, वहाँ पर भी टिचरों का आशीर्वाद लिया। टीचरों में भी बड़ा उत्साह है। जो कांग्रेस पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक आंदोलनकारी को टिकट दिया है और उनकी आशा और आकांक्षाओं पे पूरा खरा उतरने की मैं पूरी प्रयास करूंगा। आप अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो मेरा छोटा भाई है और मेरा जो है भाजपा से मुकाबला है, ना कि सौरभ पोखरियाल से, क्योंकि मैं पब्लिक से, जनता से अपील करना चाहूंगा, वरिष्ठता के आधार पर वोट कास्ट जरूर करिए। उसमें भी समय है राजनीति में, और जो वरिष्ठ है उसको जितवाने का प्रयास करें। हमारे साथ खुद विधायक राजकुमार भी मौजूद है। बात करते हैं सर, जिस प्रकार से आप समझते हैं कि वीरेंद्र पोखरियाल को जो टिकट मिला है, कितना खातिरदार है? मैं सीट देता हूँ, धन्यवाद करूंगा कि वीरेंद्र पोखरियाल जी उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे हैं, कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं और कोऑपरेटिव में भी अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सारे पदों पे रहकर इन्होंने बहुत सारे लोगों का सहयोग करा है और युवा नेता है। और हमारे अर्जुन भाई भी इस क्षेत्र से पार्षद है, वो भी युवा नेता है। सभी का समर्थन लगातार मिल रहा है। आपने देखा होगा, मलिन बस से लेकर अन्य जगह से लेकर शहर स्मार्ट सिटी से लेकर हर जगह हमने काम करने का काम किया है। उन आवाजों को लेकर हम शहर देहरादून को अच्छा बनाएंगे। तो किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ हो रही है और लोग तमाम कर रहे हैं? आइए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष से ही बात करते हैं। किस प्रकार से आप समझते हैं वीरेंद्र पोखरियाल को जो टिकट मिला है, ये अपने आप में एक बड़ी जीत हासिल करेगी? देखिए, कांग्रेस ने जो फैसला लिया है वो एक वैसा फैसला है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में जिन लोगों की भूमिका है, उस भूमिका को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम लोग प्रदेश के भ्रष्टाचार पे जो बड़ा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसकी नीतियां सब जनता के खिलाफ है। हम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर एक नया पैगाम जनता को देना चाहते हैं कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात करी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है। हमारे साथ एक और है प्रवक्ता मोहन काला, इनसे भी बात करते हैं। ये इन्हीं का वार्ड आता है। मोहन काला, किस प्रकार से आपको लग रहा है कि आपके वार्ड में वीरेंद्र पोखरियाल का समर्थन है? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने जो एक ऐतिहासिक फैसला भाई वीरेंद्र पोखरियाल के रूप में लिया है, हम पार्टी से नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने एक सशक्त प्रत्याशी जो है कांग्रेस से भाई वीरेंद्र पोखरियाल और पार्षद से अर्जुन सोनकर जी पे पुनः विश्वास जताया। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश अध्यक्ष जी का कोटि आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से भाई अर्जुन सोनकर जी ने पिछले 10 सालों में इस वार्ड में जो विकास कार्य किए हैं, उस विकास कार्यों पर जनता मोहर लगाएगी और वार्ड नंबर 17 से ऐतिहासिक वोटों से भाई वीरेंद्र पोखरियाल और अर्जुन सोनकर दोनों जो है जीतकर वोट के अंदर जाएंगे। वार्ड में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला गामा जी के नेतृत्व में था, कम से कम उस भ्रष्टाचार पर जो है भाई वीरेंद्र पोखरियाल अंकुश लगाने का काम करेंगे और उस भ्रष्टाचार को उजागर करने का भी काम करेंगे। मैं उत्तराखंड के उन तमाम शहीदों को, उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो आंदोलनकारी थे, जो शहीद थे, उन्हें नमन करना चाहता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने भाई अर्जुन सोनकर और वीरेंद्र पोखरियाल पर विश्वास जताया। यहाँ की जनता और देहरादून की महान जनता, देश तुल्य जनता, दोनों को जिताकर जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा जिताकर जो है वो बोर्ड, नगर निगम बोर्ड में भेजने का काम करेगी। तो देख रहे थे किस प्रकार से अपार जन समर्थन के साथ ही कांग्रेस के मेयर के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल यहाँ से गुजर रहे थे और तमाम वार्ड ये भ्रमण कर रहे हैं। और साथ ही साथ आगामी 23 जनवरी को ही देखना है कि जनता किसे चुनती है। कैमरा पर्सन अनु भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। स्टंटबाजी को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर रहता है। वहीं हरिद्वार से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में दोपहिया वाहन से स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया। इसको लेकर स्टंट करने पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। साथ ही हरिद्वार पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि वो इस तरह के स्टंट
खतरनाक स्टंट भी ना करें और जिम्मेदार नागरिक बने। अगर कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, भले वो सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो स्टंट कर रहा हो या ऐसे खतरनाक स्टंट जिससे लोग प्रेरित होते एक्सीडेंट कारक होते हैं, उसको पुलिस बहुत सख्ती से लेती है। इसको अभी हमने तत्काल में कोतवाली क्षेत्र में एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें उसके अगेंस्ट कार्रवाई भी की गई। उसने अपना अकाउंट को डिलीट किया है, जिससे उसने क्षमा मांगी है। और जो ऐसे फॉलोअर को बढ़ाने के लिए अगर कोई इस प्रकार के कृत्य करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उधर खटीमा से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां बीते कुछ दिनों से लगभग आधा दर्जन बंदरों की मौत हो गई। वहीं इस मामले में एसडीओ वन विभाग संचित वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि संज्ञान लेते हुए स्थानीय चिकित्सा अधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया है। फिलहाल मृत पाए गए बंदरों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कल हमको ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मेलाघाट क्षेत्र, जो हमारी नारायण नगर बीट के अंतर्गत पड़ता है और अतिक्रमित क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ बंदरों की डेड बॉडी हमको मिली थी। तो हमारे द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ। तो अभी प्रथम दृष्टया देखने पर तो काफ़ी अभी संदिग्ध ये प्रकरण लग रहा है। तो अभी वर्तमान में उनका पोस्टमार्टम यहाँ पर अभी चल रहा है पशु चिकित्सा अधिकारियों के पैनल के द्वारा। उसके उपरांत जो सैंपल लिए जाएंगे वो भेजे जाएंगे उच्च स्तरीय जाँच हेतु। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इनकी मृत्यु किस कारण से हुई है। 6 बंदरों की मृत्यु हुई है जिनकी बॉडी हमको मिली है। अभी हमने वहाँ पर अभियान चलाया था, पूरा रेडियल गश्त भी वहाँ पर करवाई गई और 3 बंदर अभी बीमार वहाँ पर पाए गए हैं। तो हमारा द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ। फिर उपचार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और अभी हमारा यहाँ पर बंदरों को पकड़कर स्टरलाइजेशन करने का भी जो प्रोग्राम है वो भी अभी चल रहा है। तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। बस एक बार हमको ये पता चल जाएगा ऐसा किस कारण से हुआ है। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी ज्यादा फिसलन है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। इसके अलावा पुलिस के जवान लगातार वाहनों को बर्फ से सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटे हैं। देहरादून से आए हुए थे तो हमारा ट्रैवलर 15 किलोमीटर दूर यहाँ पे फंस गया था। तो फिर सर ने हमारी, क्योंकि हम लेडीज थे और बेबी था हमारे साथ, तो सर ने हमारी बहुत हेल्प करी हमको हमारे होटल तक पहुँचाने के लिए, जिसके लिए हम लोग बहुत 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 थैंकफुल हैं। और अब खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम सख्त नजर आ रहा है, जिसको लेकर खराब बसों को पहाड़ों पर नहीं चढ़ाया जा रहा। वहीं पहाड़ों पर सवारियों की संख्या देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा, जिस पर उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी का कहना है कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिया है। दिनों पहले ही यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियाँ ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। लगभग 130 गाड़ियाँ विगत 6 महीने के अंतर्गत खरीदी जा चुकी हैं और हम लोग 100 नई गाड़ियों को खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के साथ में BS6 लागू होने की वजह से हमें गाड़ियों की नई गाड़ियाँ खरीदने का, पुरानी गाड़ियों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग नई गाड़ियाँ खरीद कर दिल्ली में हो रही जो समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग नई रूट का भी असेसमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर डिमांड है और कोई गाड़ियाँ वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे हम लोगों का ये प्रयास रहेगा वहाँ पे गाड़ियाँ चलें ताकि यात्रियों को सुविधाएं हों। हल्द्वानी में नववर्ष के पहले दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बेरी पड़ाव स्थित मां लक्ष्मी मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आए और माता लक्ष्मी के
दर्शन कर सुख समृद्धि शांति की कामना की। मंदिर परिसर में भंडारे का भी आयोजन किया गया। सबसे पहले तो मैं सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जैसा कि ये वर्ष का आज पहला दिन है और हमने शुरुआत माता के दर्शनों से की है, और ऐसी कामना करते हैं कि माता के दर्शन करने के बाद हमारा ये नया साल सभी के लिए मंगलमय हो और सभी के लिए खुशियाँ लेके आए, स्वास्थ्यवर्धक हो, आरोग्यता हो, और यही कामना हम करते हैं नए साल में। इसीलिए हम सब यहाँ माता के दर्शनों के लिए आए हैं। लक्ष्मी माता का एक कुमाऊं का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पे माता के 9 रूपों को दिखाया गया है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पे आज साल के पहले दिन दर्शनों के लिए आई हुई है। सर्वप्रथम कुमाऊं के प्रवेश द्वार पर अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी माता का यह विशाल मंदिर बनाया गया है। 2007 में ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव स्वामी बाल संजति जी के द्वारा यह निर्मित कराया गया है। तब से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु जन आ रहे हैं। इसी के पावन उपलक्ष्य में यह नया साल 2025 से दूर दूर से काफ़ी श्रद्धालु लोग आज माँ भगवती की आराधना के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि आज प्रथम दिवस है और पहली तारीख है और संयोग से बुधवार का दिन है, तो जैसे हम लोग सभी लोग कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो गणेश जी की आराधना करते हैं और बुधवार गणेश जी का विशेष दिन होता है। उधर मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है, जिससे तापमान फिर गिरेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा रहने की भी संभावना है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी जारी की गई है। 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है। और दिन के समय जो है थोड़ा ठंडा इन क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्रों में 1-2। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।